नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारत के सुप्रीम कोर्ट के 2024 के एक बहुत ही ऐतिहासिक फैसले के बारे में। ये फैसला जुड़ा है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों यानी ईवीएम्स से। और देखिए, ये सिर्फ कोई टेक्नोलॉजी का मामला नहीं है। नहीं, ये सीधे सीधे जुड़ा है हमारी चुनावी प्रक्रिया में जनता के भरोसे से। तो हुआ यूं कि देश की सबसे बड़ी अदालत के सामने ना एक बहुत बड़ी चुनौती आ गई। चुनौती ये थी कि चुनाव में इस्तेमाल होने वाली टेक्नोलॉजी पर जो एक लंबी बहस चल रही थी उसे सुलझाया जाए। और ये मामला सिर्फ मशीनों का नहीं था, बिल्कुल नहीं। ये तो हमारे लोकतंत्र की एकदम बुनियाद यानी हमारे वोट पर भरोसे का सवाल था। और इस पूरे मामले के सेंटर में बस एक ही सवाल घूम रहा था। क्या भारत की इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों पर सच में भरोसा किया जा सकता है? ये सवाल कई लोगों के मन में था और सुप्रीम कोर्ट को इसी का जवाब देना था। तो चलिए इसी सवाल की गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि क्या निकल कर आता है। तो चलिए इस सेक्शन में थोड़ा और गहराई से समझते हैं। सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि आखिर ये कानूनी चुनौती आई ही क्यों। मतलब जो याचिकाकर्ता थे उनकी असल में चिंताएं क्या थीं। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। कोर्ट ने ये साफ कर दिया कि जो लोग पिटीशन लेकर आए थे वो किसी खास धोखाधड़ी का आरोप नहीं लगा रहे थे। नहीं, उनकी चिंता थी कि क्या इसमें हेरफेर की कोई संभावना है। मतलब मुद्दा ये नहीं था कि गड़बड़ी हुई है, बल्कि ये था कि क्या गड़बड़ी हो सकती है। और इसी शक को, इसी संदेह को दूर करके भरोसे को वापस लाना था। तो फिर इन सारी चिंताओं और सवालों के जवाब में अदालत ने क्या फैसला सुनाया। चलिए अब ये देखते हैं कि मांगा क्या गया था और कोर्ट ने आखिर दिया क्या। तो देखिए, याचिकाकर्ताओं की दो मेन डिमांड्स थीं। पहली तो ये कि भाई वापस पुराने कागजी बैलेट पेपर वाले सिस्टम पर चलो, और दूसरी ये कि अगर ईवीएम रखनी ही है तो फिर सारी की सारी मतलब 100% वीवीपीएटी पर्चियों की गिनती की जाए। वीवीपीएटी आप जानते ही होंगे, वो कागज की पर्ची जो वोट का सबूत होती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, उन्होंने दोनों ही मांगों को खारिज कर दिया और जो मौजूदा ईवीएम वीवीपीएटी सिस्टम है उसी पर अपना भरोसा बनाए रखा। तो सवाल उठता है कि अदालत ने बैलेट पेपर पर वापस जाने की मांग क्यों ठुकरा दी। उनका तर्क बड़ा सीधा था। उन्होंने कहा कि हम शायद भूल रहे हैं कि पुराने सिस्टम में अपनी ही बहुत बड़ी बड़ी कमियां थीं, जैसे कि बूथ कैप्चरिंग, मतलब बूथ पर ही कब्जा कर लेना, और हजारों लाखों वोटों का सिर्फ एक गलत ठप्पे की वजह से इनवैलिड हो जाना। तो कोर्ट के हिसाब से पुराने सिस्टम पर वापस जाना एक तरह से पीछे की ओर कदम बढ़ाने जैसा होता। तो ठीक है, कोर्ट के फैसले की बात तो हो गई। अब आते हैं उस सबूत पर जिसके आधार पर अदालत ने इतना बड़ा भरोसा जताया। शुरुआत करते हैं वोटिंग मशीनों की अपनी टेक्निकल सिक्योरिटी से। मतलब आखिर ये मशीनें अंदर से हैं कितनी सेफ। ईवीएम की सिक्योरिटी का सबसे पहला और सबसे ज़रूरी प्रिंसिपल ये है कि ये एक स्टैंड अलोन डिवाइस है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि ये मशीन ना तो इंटरनेट से जुड़ी है, ना ही किसी और बाहरी नेटवर्क से। तो जाहिर है इसे कहीं दूर बैठकर हैक करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और ये जो M3 ईवीएम है ना, ये सिर्फ एक मशीन नहीं है, इसे आप एक किला समझ सकते हैं। इसके डिज़ाइन में सिक्योरिटी की कई लेयर्स, कई परतें हैं, और ये सारी परतें इसलिए बनाई गई हैं ताकि किसी भी तरह की छेड़छाड़ को लगभग नामुमकिन बना दिया जाए। चलिए ज़रा इन टेक्निकल सेफ्टी फीचर्स को थोड़ा और करीब से देखते हैं। पहला तो ये कि इसमें एक वन टाइम प्रोग्रामेबल चिप लगी होती है। दूसरा, मशीन को खुद ही नहीं पता होता कि कौन सा बटन किस कैंडिडेट का है, ये जानकारी तो बहुत बाद में डाली जाती है। और तीसरा, अगर कोई भी मशीन को ज़बरदस्ती खोलने की कोशिश करे तो इसका अनऑथराइज्ड एक्सेस डिटेक्शन मैकेनिज्म, शॉर्ट में यूएडीएम, एक्टिवेट हो जाता है और मशीन को हमेशा के लिए लॉक कर देता है। और ये जो वन टाइम प्रोग्रामेबल चिप है ना, इसको समझने का एक बड़ा आसान तरीका है। बस ये सोचिए कि ये एक ऐसा कागज है जिस पर परमानेंट मार्कर से कुछ लिख दिया गया है। अब एक बार जो लिख गया सो लिख गया, उसे ना तो मिटाया जा सकता है, ना ही बदला जा सकता है। बस यही है इस मशीन की आत्मा, एक ऐसी टेक्नोलॉजी जिसमें बदलाव मुमकिन ही नहीं है। तो ये तो हुई मशीन की टेक्नोलॉजी की बात। अब आते हैं उन सख्त प्रोसीजर्स पर, उन प्रक्रियाओं पर जो पूरे इलेक्शन साइकिल के दौरान फॉलो की जाती हैं। क्योंकि देखिए, एक अच्छी टेक्नोलॉजी तभी काम की है जब उसे इस्तेमाल करने का प्रोसेस भी उतना ही मजबूत हो। ये पूरा का पूरा प्रोसेस है ना, एक मजबूत सिक्योरिटी चेन की तरह है। पहला स्टेप,
चुनाव से महीनों पहले हर एक ईवीएम को पॉलिटिकल पार्टीज के नुमाइंदों के सामने चेक किया जाता है। दूसरा, मशीनों को 2 बार रैंडमाइज किया जाता है ताकि किसी को भी पहले से ये पता ना हो कि कौन सी मशीन आखिर किस बूथ पर जाने वाली है। तीसरा, वोटिंग से ठीक पहले मॉक पोल होते हैं और फिर मशीनों पर यूनिक नंबर वाली सील लगा दी जाती है जिस पर पार्टी एजेंट्स के साइन होते हैं। और सबसे आखिर में वोटिंग के बाद इन मशीनों को 24 घंटे सीसीटीवी की निगरानी में एक स्ट्रांग रूम में बंद कर दिया जाता है। मतलब हर कदम पर पूरी ट्रांसपेरेंसी और चेकिंग का मौका होता है। अब आते हैं उस नए नियम पर, उस नए निर्देश पर जो अदालत ने अपने फैसले में दिया, और ये दिखाता है कि जो भी चिंताएं उठाई गई थीं, उनके जवाब में सिस्टम को और बेहतर बनाने की कोशिश की गई है। और ये नंबर ध्यान में रखिएगा, 5%। ये अदालत के नए वेरिफिकेशन प्रोसेस का सबसे अहम हिस्सा है। तो अब एक नया सिस्टम बनाया गया है। इसके तहत इलेक्शन के बाद दूसरे और तीसरे नंबर पर रहने वाले कैंडिडेट्स हर असेंबली सेगमेंट की 5% ईवीएम्स की जांच के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं। ये जांच कौन करेगा? ईवीएम बनाने वाले मैन्युफैक्चरर्स के इंजीनियर्स की एक टीम। हाँ, इसका खर्चा कैंडिडेट को उठाना होगा, लेकिन अगर मशीन में कोई भी छेड़छाड़ पाई गई तो पैसा वापस मिल जाएगा। ये ट्रांसपेरेंसी को और बढ़ाने की दिशा में वाकई एक बड़ा कदम है। और इतना ही नहीं, अदालत ने एक और निर्देश दिया है। जो सिंबल लोडिंग यूनिट्स होती हैं, मतलब जिनसे ईवीएम में कैंडिडेट्स के चुनाव चिन्ह लोड किए जाते हैं, उन्हें भी अब सील किया जाएगा। उन पर साइन होंगे और नतीजों के 45 दिन बाद तक उन्हें भी स्ट्रांग रूम में संभाल कर रखा जाएगा। तो ये सिक्योरिटी की एक और लेयर हो गई। तो आखिर में ये पूरा मामला हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देता है। किसी भी लोकतंत्र के लिए क्या ज्यादा जरूरी है? तेजी से आते हुए नतीजे, एक ऐसी सिक्योरिटी जिसे कोई तोड़ न सके, या फिर जनता का अटूट विश्वास? और सबसे बड़ी बात, इन तीनों के बीच एक सही बैलेंस, एक सही संतुलन आखिर कैसे बनाया जा सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए।